बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोलिस्टीटोमा के फ्लो चार्ट को कवर करने वाले हैं। कोलिस्टीटोमा, पहली बात कि ये मिसनोमर है। वाइट इज मिसनोमर क्योंकि इसके नाम के लास्ट में ओमा आ रहा है, जिससे लगता है कि ये कोई बिनाइन ट्यूमर है या कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन ये कोई ट्यूमर नहीं है। और इसके नाम से पहले यानी इसका नाम स्टार्ट हो रहा है कोलेस्टेरोल से रिलेटेड, कोलिस्टीटो। तो ये कोलेस्ट्रॉल जैसा बिहेव करना चाहिए था, लेकिन ना ही ये कोई ट्यूमर है, ना ही इसके अंदर कोई कोलेस्टेरोल की कोई क्रिस्टल है, बल्कि ये मिसनोमर है। कोलेस्टीटोमा का मतलब है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। लिटरल मीनिंग इज स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। होता ये है कि जो मिडल ईयर क्लेफ्ट है या मिडल ईयर कैविटी या टिम्पैनिक कैविटी होती है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम से लाइन होती है, लेकिन उन तमाम एपिथेलियम के अंदर किसी जगह पे भी केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं है। यानी जो मिडल ईयर के अंदर जो एंटीरो इंफीरियर पार्ट होता है, वहां पर रिस्पायरेटरी एपिथेलियम होती है। मिडल पार्ट के अंदर क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, ओके। जबकि सुपीरियर पार्ट के अंदर पेवमेंट लाइक एपिथेलियम नेचर होता है, लेकिन किसी भी जगह के ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम नहीं है। लेकिन अगर ये केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर डेवलप करना शुरू कर दे, तो उसको कोलेस्टीटोमा कहते हैं। तो कोलेस्टीटोमा सिंपली मींस स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, और ये मिसनोमर होता है। कोलेस्टीटोमा की बात करते हैं तो कोलेस्टीटोमा का दूसरा नाम है एपिडर्मोसिस और केराटोमा। वाइट इज कॉल्ड एपिडर्मोसिस और केराटोमा बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट होता है मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट होता है केराटिन डेब्रिस। जो मैट्रिक्स होता है ये इसका मेजर पार्ट होता है, जो कि केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। और जो केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होती है, वो फाइब्रस स्ट्रोमा के ऊपर लाई कर रही होती है। और सेंट्रल व्हाइट मैस जो कि केराटिन डेब्रिस होता है, ओके। और ये केराटिन डेब्रिस मैट्रिक्स से प्रोड्यूस होता है। और मैट्रिक्स में दो चीजें थी, एपिथेलियम और फाइब्रस टिश्यू का थिन स्ट्रोमा, ओके। दैट इज व्हाई दिस इज एपिडर्मोसिस और केराटोमा। लाइक अगर आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, तो अगर आप ये डायग्राम देखो, तो एक बोन है, फिर नजर आ रहा होगा फाइब्रस स्ट्रोमा, फिर मैट्रिक्स यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आ जाती है, और सेंटर में वाइट केराटिन मैसेस या केराटिन डेब्रिस। तो ये तो हो गया कोलेस्टीटोमा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब बारी है ओरिजिन की, कि मिडल ईयर के अंदर नॉर्मली ये केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल नहीं होते, तो ये पता नहीं कहाँ से आ गए। तो इसके लिए डिफरेंट थ्योरी पेश की गई थी। पहली थ्योरी या पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि कुछ कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट बच जाते हैं। तो जो प्रेजेंस होती है कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट की, वो स्टेम सेल जैसे बिहेव करते हैं और वो केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम बनाना शुरू कर देती है। दूसरी थ्योरी है विट मैक थ्योरी। तीसरी थ्योरी है ल्यूडी। चौथी थ्योरी है हैबरमैन। और पांचवी है सैडी थ्योरी। तो जो पहली थी वो तो सिंपल ये कहती थी कि कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट होते हैं, वो आगे केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम बना लेती है। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है, ओके, ठीक हो गया। तो जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, पार्स टेंसा और पार्स प्लेसिडा। तो जो पार्स टेंसा का जो पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट होता है उसको एटिक बोलते हैं। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है, तो इन्वेजिनेट होने की वजह से जब वो इन्वेजिनेट होती है पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट के अंदर, ओके, लाइक अगर आप ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अज्यूम करते हो और ये एटिक को ले लेते हो, ओके, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है तो वो कुछ रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनाती है, ओके, ठीक हो गया। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, लेकिन जब वो इन्वेजिनेट कर जाती है तो वो कोलेस्टीटोमा का मैट्रिक्स बना देती है, ओके। और जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स होती है, लाइक ये एपिथेलियल सेल्स है, तो इसका मैट्रिक्स बना देती है, ओके। तो सिंपल आपको बता दूं कि क्या होता है कि जो इन्वेजिनेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो वो रिट्रैक्शन पॉकेट्स बनाती है। और जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती है, वो आगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बना देती है, जो आगे इन्वेजिनेट होने के बाद कोलेस्टीटोमा का मैट्रिक्स बना देती है। और जो मैट्रिक्स है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है, वो केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके सेंटर में व्हाइट मैसेज होगा जिसको केराटिन डेब्रिस करेगी। इसके बाद तीसरी थ्योरी है बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, जिसको ल्यूडी थ्योरी भी कहते हैं, जबकि रिट्रैक्शन पॉकेट्स वाली व्हाइट मैक थ्योरी है। बेसल सेल हाइपरप्लेजिया ये कहता है कि जो जर्मिनल लेयर ऑफ स्किन है, ओके, स्किन के जो जर्मिनल लेयर होती है, तो वहाँ पे जो बेसल सेल्स होते हैं, ओके, जो बेसल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं। और जो प्रोलिफरेट कराने वाला कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन होगा प्रोलिफरेट करेंगे तो ये सेल ज़्यादा हो जाएंगे और ये स्ट्रेटिफाइड
कॉर्निफाइड एपिथेलियम बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड कॉर्निफाइड केराटिनाइज एपिथेलियम बन जाएगा। तो ये थी ल्यूडी थ्योरी, जिसको बेसल सेल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, यानी बेसल सेल डिवाइड करके ज़्यादा सेल बना दिया। इसके बाद एपिथेलियल इन्वेजन थ्योरी, जिसको हैबरमैन थ्योरी कहते हैं। अब इसमें यह कहता है कि एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, ओके, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर होता ही है कि जो एपिथेलियम होती है वो मिडल ईयर के अंदर ग्रो करना शुरू कर देती है, मिडल ईयर के अंदर ग्रो करना शुरू कर देगी। यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कुछ सुराख हो गया, परफोरेशन हो गया, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल मिएटस के या आउटर पार्ट ऑफ ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर। ठीक हो गया, स्पेशली मार्जिनल टाइप ऑफ परफोरेशन के अंदर, ओके, जहां पर एनुलस टिम्पैनिकस डिस्ट्रॉय हो सकता होता है। और एक बात रट्टा मार लो कि जो मार्जिनल परफोरेशंस होती है वो आपको एटिको एंट्रल टाइप ऑफ CSOM के अंदर देखने को मिलती है। CSOM क्या है? क्रॉनिक सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो उसके अंदर भी कोलिस्टीटोटोमा आ जाएगा, यानी जो कोलिस्टीटोटोमा होगा वो CSOM करवा देगा, क्रॉनिक सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसके भी एटिको एंट्रल वाली टाइप। तो एपिथेलियल इन्वर्जन बता दिया कि कुछ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मार्जिनल परफोरेशन थी। ओके, लास्ट वाली जो थ्योरी है उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया थ्योरी। अब जो मिडल ईयर का जो म्यूकोसा है वो रिस्पिरेटरी म्यूकोसा को रिजेंबल करता है। लाइक अगर कोई रिस्पिरेटरी सरफेस पर या रिस्पिरेटरी एपिथेलियम पर कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक स्मोकिंग करते हैं, तो वहां पर मेटाप्लेजिया होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे भी कोई मिडल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे भी मेटाप्लेजिया हो जाएगा। और मेटाप्लेजिया होने के बाद ये एपिथेलियम जो कि रिस्पिरेटरी टाइप की थी या किसी और टाइप की थी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम बन जाती है। तो ये थ्योरीज थी ओरिजिन के लिए। कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट थ्योरी, विटमैन थ्योरी जिसमें रिट्रैक्शन पॉकेट्स बताए हुए हैं, रियूटी थ्योरी में बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, नंबर 4 में हैबरमैन इन्वर्जन और नंबर 5 के अंदर मेटाप्लेजिया थ्योरी। तो ये तो था ओरिजिन ऑफ कोलिस्टीटोटोमा, जिसको थ्योरी से अभी तक हाइपोथेसिस से पेश किया गया है, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेटिव प्रिंसिपल नहीं मिला। ओके, ठीक हो गया। अगर आप डायग्राम देखना चाहो तो यहाँ से अगर आप डायग्राम देख सकते हो, क्योंकि शायद डायग्राम यहाँ पे फोकस भी नहीं हो पा रही। अच्छा, ये है पहली रिट्रैक्शन पॉकेट्स वाली नजर आ रही होगी, दूसरी बेसल सेल हाइपरप्लेजिया जिसको रियूडी थ्योरी कहते हैं, तीसरी डायग्राम है एपिथेलियल इन्वेजन थ्रू द पोस्टीरियर सुपीरियर परफोरेशन, जिसको आप मार्जिनल परफोरेशन वगैरह कह सकते हैं, जो कि आपने एटिको एंट्रल टाइप ऑफ क्रॉनिक सुपेरेटिव ओटाइटिस मीडिया में पढ़ना है। तो ये था ओरिजिन ऑफ कोलिस्टीटोटोमा। अब इसके बाद हम आगे पुश करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो जो क्लासिफिकेशन है कोलिस्टीटोटोमा को हम डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी के अंदर, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड वाला है हम उसको मजीद दो में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो कॉन्जेनिटल कोलिस्टीटोटोमा होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। कॉन्जेनिटल है, इन्फेंटाइल है, पैदाइशी है, तो ये एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल्स होते हैं। नॉर्मली मिडल ईयर क्लेफ्ट या मिडल ईयर कैविटी या टिम्पैनिक कैविटी और टेम्पोरल बोन को लाई करने वाले एम्ब्रियोनल एपिडर्मल सेल्स होती है, वहां से कोलिस्टीटोटोमा अराइज करता है। और ये तीन इंपॉर्टेंट साइट से निकलता है। पहला तो मिडल ईयर, दूसरा पीटरस पार्ट ऑफ एपेक्स ऑफ, यानी एपेक्स ऑफ पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और तीसरा सेरिबेलोपोंटाइन एंगल। और जिस जगह से निकलेगा उसी जगह पर उसके हिसाब से सिम्पटम प्रोड्यूस करेगा। तो पहला देख लेते हैं कि मिडल ईयर कॉन्जेनिटल कोलिस्टीटोटोमा। तो जो मिडल ईयर होता है इस केस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पीछे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट मैस देखने को मिलेगा। ओके, चूंकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है या मिडल ईयर को इन्वॉल्व करता है तो आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो गया इसकी वजह से तो आपको डिस्चार्ज देखने को मिलती है, और आप इस डिस्चार्ज को CSOM से डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ओके, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया कॉन्जेनिटल। अब इसके बाद प्राइमरी की बात है। तो जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन की हिस्ट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी कि पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कोई परफोरेशन था, स्पेसिफिकली पार्स टेंसा के अंदर। पार्स टेंसा के पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट को एटिक बोलते हैं। ओके, ठीक है, यानी पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन थी या कोई लार्ज सेंट्रल परफोरेशन थी, तो इस केस में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इसमें आपको प्रॉपर इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी प्राइमरी के अंदर, लेकिन सेकेंडरी में आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब प्राइमरी एक्वायर्ड कोलिस्टीटोटोमा को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी कौन कौन सी है। पहली जो थ्योरी जो आई हुई है, शायद आपको यहाँ पे विजिबल ना हो, तो पहली है इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा, दूसरी बेसल सेल हाइपरप्लेजिया और तीसरी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ओके, तो जो पहली थ्योरी जो पेश की गई थी वो है इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा। इसमें यह कहता है कि ओके कि यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो जब यूस्टेशियन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन होती है
तो फिर क्या होता है, कोई मिडल ईयर के अंदर या एटिक के अंदर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पास्ट टेंसा उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक हो गया, जिसकी वजह से पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पास्ट टेंसा जिसको एटी कहते हैं, तो वो रिट्रैक्शन पॉकेट क्रिएट करेगा, ये वाली रिट्रैक्शन पॉकेट्स। जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया, यानी जो रिट्रैक्शन पॉकेट है वो केराटिन डेब्रिस को एक्यूमुलेट करती है, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो जो केराटिन मैस है वो मिडल ईयर की तरफ एक्सपांड करना शुरू कर देगा, और यानी जो एटिक परफोरेशन है वो असल में इन्वेजिनेटेड सैक जो कि एक्सपांड कर रहा है उसका प्रोक्सिमल एंड होती है। इन शॉर्ट के जो पहली जो थ्योरी है इन्वेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा, तो वो इंडिकेट करती है विट मैक थ्योरी को। दूसरी बेसल सेल हाइपरप्लेजिया के जो बेसल लेयर होती है पार्स फ्लैसिडा की, वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है इन्फेक्शन की वजह से। ओके, ठीक हो गया। और जो कोलेस्टियोटोमा एक्सपांड करेगा, तो एक्सपांड करने के बाद वो पार्स फ्लैसिडा को ब्रेक कर देगा और एटिक परफोरेशन बना देगा। और जो एटिको एंट्रल वाला जो CSOM होता है एटिको एंट्रल, तो वो कोलेस्टियोटोमा की वजह से होता है। इसके बाद लास्ट है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ओके, नॉर्मल जो एटिक वाली एपिथेलियम है, पेवमेंट एपिथेलियम होती है, उसमें मेटाप्लेजिया होगा और केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम बन जाएगी इन केस ऑफ एनी इन्फेक्शन। ओके, और ये आपको ऐसी चेंज आपको ओटाइटिस मीडिया विद ओफियन में भी देखने को मिलती है। इसके बाद बारी है सेकेंडरी के। सेकेंडरी में पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन होगी पार्स टेंसा के अंदर, जबकि यहाँ पर पार्स फ्लैसिडा को ज़्यादा बातें हम कर रहे थे। ओके, पार्स फ्लैसिडा की इन्वेजिनेशन या पार्स फ्लैसिडा की बेसल सेल हाइपरप्लेजिया या एटिक की पेपर्ड एपिथेलियम। तो यहाँ पर दो थ्योरी है, पहला है माइग्रेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम और दूसरा भी मेटाप्लेजिया होता है, और मेटाप्लेजिया के लिए आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन चाहिए थ्रू द प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। ओके, तो ये तो हो गया सेकेंडरी एक्वायर्ड। तो जो माइग्रेशन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल या आउटर सरफेस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो माइग्रेट करना शुरू कर देती है। ये थ्योरी अभी हमने पीछे से पढ़ी है, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल इन्वेजन वाली। ओके, एपिथेलियल इन्वेजन जिसको आप हैबरमैन थ्योरी कहते हैं। इन शॉर्ट जो हैबरमैन थ्योरी होती है ये अप्लाई होती है किसके लिए, सेकेंडरी के लिए, जबकि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया और विटमैन थ्योरी ये अप्लाई होती है प्राइमरी के लिए, जबकि जो मेटाप्लेजिया है ये दोनों के केस में अप्लाई होता है। अलबत्ता लोकेशन का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता होता है। अब कोलेस्टियोटोमा की कॉम्प्लिकेशन या इसके इन्वेजन या फिर इसकी बोन डिस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ओके, तो कोलेस्टियोटोमा की क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एंटीकोएंट्रल इसने करवाना होता है CSOM, तो हम इन्वेजन को पढ़ लेते हैं। तो पहला इन्वेजन या एक्सपांशन है, तो जो इसकी इन्वेजन होती है, एक्सपांशन होती है, ओके, वो डिपेंड करता है कि किस पाथ को इन्वॉल्व करता है। यानी जैसे ही कोलेस्टियोटोमा मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर एंटर होता है, ओके, तो वो सराउंडिंग टिश्यू को इन्वेड करना शुरू कर देगा। सबसे पहले वो उन रास्तों पर चलना शुरू हो जाएगा जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिलती है, और दूसरा ये कि वो हड्डी को तोड़ना शुरू कर देगा और वो फैलना शुरू हो जाएगा। जो एटिक कोलेस्टियोटोमा है वो पीछे जा सकता है, पीछे मास्टॉइड वाला पार्ट है तो ओडिटस एंट्रम और मास्टॉइड बोन को इन्वॉल्व कर सकता है, नीचे जाके वो मीजोटिम्पैनम को इन्वॉल्व कर सकता है। ओके, और मीडियली ये इंकस या हेड ऑफ मेलियस को सराउंड कर सकता है। तो ये तो था एटिक का कोर्स। इसके बाद जो बोन डिस्ट्रक्शन होती है कोलेस्टियोटोमा के केस में, तो वो कैसे होती है। कोलेस्टियोटोमा होता है तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट और नॉन इन्फ्लेमेटरी, ओके, नॉन इन्फ्लेमेटरी नहीं, मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल जमा होना शुरू हो जाती है। वो कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल कोलाजिनेज, एसिड फास्फेटेज, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो हड्डी को तोड़ना शुरू कर देती है। और फाइनली इसकी वजह से ईयर ओसिकस डैमेज हो सकती है, बोनी लाबाइनम डैमेज हो सकता है, केनाल और फेशियल नर्व डैमेज हो सकती है, साइनस प्लेट डैमेज हो सकता है, या टैगवन टिम्पेनाई की इरोजन हो सकती है। ओके, तो ये था कोलेस्टियोटोमा, और हमने क्या क्या पढ़ा, कोलेस्टियोटोमा की डेफिनेशन को, ओरिजिन को, क्लासिफिकेशन को, इन्वेजन को, थ्योरीज को, बोन डिस्ट्रक्शन को स्टडी कर लिया था। ओके, तो इसको फाइनल रिवाइज करने के लिए ढिंगरा में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहा सही तरह से। ओके, यूस्टेशन ट्यूब की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो मिडिल ईयर के अंदर नेगेटिव परसिस्टेंट प्रेशर होगा। फाइनली एंटीरो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट की रिट्रैक्शन पॉकेट्स होती हैं, तो इसकी वजह से प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोटोमा हो जाएगा, या प्राइमरी एक्वायर्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल ईयर की वजह से भी हो सकता है, यानी हाइपोथेसिस बता रहे हैं, या मेटाप्लेजिया की वजह से भी हो सकता है, या रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से भी हो सकता है। और बेसल ईयर का प्रोलिफरेशन और मेटाप्लेजिया को करवाने के लिए आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन चाहिए, जबकि सेकेंडरी का कुछ और मैकेनिज्म बताया हुआ है। पहला तो मेटाप्लेजिया इन्फेक्शन की वजह से, और जो दूसरा है एपिथेलियल माइग्रेशन थ्रू द परफोरेशन, और जो परफोरेशन है सेंट्रल भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है। सेंट्रल परफोरेशन आपको किस में देखने को मिलती है, ट्यूबोटिम्पैनिक CSOM, जबकि एटिकोएंट्रल के अंदर मार्जिनल परफोरेशन होती है, और इनका मेन कॉज होता है एक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया।
ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।